हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पे। आज दोस्तों हम लोग 2019 सामाजिक विज्ञान का पेपर कोड नंबर 825 बीआर को सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न हल सहित मिलेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह से लगातार विषयों को लेकर के आते रहेंगे और आप लोगों से साझा करते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला देखते हैं, कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए यहां दिया है संत गुरु राम सिंह, लाला हरदयाल सिंह, सरदार भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो यहां से देखिए ये है संत गुरु राम सिंह। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था या कहाँ हुआ था? तो देखते हैं नई दिल्ली, बेलग्रेड, कोलंबो में, डरबन में। तो यह बेलग्रेड में हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं या आने की संभावनाएं हैं। निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीम राव जी अंबेडकर। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। रूस में क्रांति कब हुई थी? सन 1817 में, 1917 में, 1717 में, 1927 में। तो ये कब हुई थी? 1917 में। नई दुनिया की खोज किसने की थी? आगे यहां प्रश्न होना चाहिए किसने की थी। वास्को डी गामा ने, मैगलेन ने, कैल्विन ने, कोलंबस ने। तो यह कौन होगा? कोलंबस ने। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नई दुनिया की खोज कोलंबस ने किस सन में किया था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर। तो यहां उपराष्ट्रपति ही सभापति का पदेन होता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा? महानदी का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा। तो ये सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा। तो आप लोग बताइए सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? थोड़ा सा देखिए दोस्तों, अगर हमारे साथ आप भी मेहनत करेंगे तो आपका विषय वस्तु और अच्छा और स्पष्ट होगा और उसी के साथ साथ आपका आईक्यू लेवल भी तेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो ये लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती अच्छी होती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में। तो कहाँ है? दिल्ली में। आप लोग बताएंगे कि रेलवे का कुल कितना जोन है और कितने मंडल में बांटा गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विनिमय, अप्रत्यक्ष विनिमय, मौद्रिक विनिमय या क्रय विनिमय। तो यहां प्रत्यक्ष विनिमय। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1952 में, 1951 में, 1950 में, 1949 में। तो यह दोस्तों
15 मार्च 1950 में किया गया था। योजना आयोग को ही 2015 में नीति आयोग के नाम से जाना गया, अर्थात उसके नाम को परिवर्तन कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग। तो यहाँ लौह इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब यहां से हमारा शुरू होता है अति लघुत्तरी प्रश्न। देखते हैं कि ये प्रश्न किस टाइप का बोर्ड में पूछा जाता है। दिया है, भारत में वर्षा की 2 विशेषताएं लिखिए। भारत में होने वाली वर्षा की मात्रा से साल दर साल बहुत अंतर होता है, 15% से 80% तक बदल सकती है। भारत में वर्षा का वितरण असमान होता है। अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली वर्षा की मात्रा में अंतर होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में औसतन 50 इंची यानी 1270 मिलीमीटर बारिश होता है, जबकि देश के पूर्वोत्तर में लगभग 160 इंच या 4000 मिलीमीटर वर्षा होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल संशोधनालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में तेल संशोधनालय मथुरा में स्थित है और यह उत्तर भारत में स्थित होने के कारण बहुत अहम भूमिका तेल आपूर्ति में निभाता है। यानी उत्तर भारत में तेल आपूर्ति के लिए इसकी सबसे बड़ी अहम भूमिका है। मथुरा के किन्हीं 2 प्रसिद्ध मंदिरों का नाम आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मथुरा की भाषा क्या है? लोग वहां की क्या भाषा यानी किस शैली में बोलते हैं, उसको जरा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। हरित क्रांति क्या है? उसके लाभों का उल्लेख कीजिए। भारत में 1960 से 1980 के बीच के समय को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दौरान कृषि उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई थी। हरित क्रांति के कई फायदे हुए, जिनमें से कुछ ये हैं। देखते हैं हरित क्रांति सीधा समझ लीजिए कि आप लोग कृषि से संबंधित है और कृषि के क्षेत्र में भारी बदलाव लाने के लिए उन्हें बढ़ोतरी करने के लिए ही लाया गया था। किसको? हरित क्रांति को। इससे देश में अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। इससे देश अनाज उत्पादन में निर्भर हो गया। इससे अनाज का पर्याप्त सुरक्षित भंडार इकट्ठा हो गया। इस भंडार की वजह से सूखे जैसी स्थितियों का सामना आसानी से किया जा सका। हरित क्रांति ने किसानों की जीवन शैली को भी बदल दिया, क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ गई। खाद्यान्नों की बढ़ती उपलब्धता से भूखमरी और कुपोषण की समस्या में कमी आई। तो ये था हरित क्रांति। आगे हम देखते हैं, भारत में मृदा संरक्षण के 2 उपायों का वर्णन कीजिए। संरक्षण मतलब क्या? मिट्टी के कटाव या मिट्टी की सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए। तो पहला देखिए, वृक्षारोपण। सघन वृक्षारोपण से वायु प्रवाह कम होता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में घास की पेटी या पट्टी और वृक्षारोपण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में रक्षक मेखला और वृक्षारोपण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता
है। ढलान कृषि, ढलानों पर सीढ़ियां बनाकर या पट्टीदार कृषि करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। विकासशील देशों की 3 विशेषताएं लिखिए। ध्यान से समझिए विकासशील देश क्या है। विकासशील देशों की 3 विशेषताएं। कम जीवन स्तर, विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। खराब बुनियादी ढांचा, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा खराब होता है। औद्योगिकरण की कमी, विकासशील देशों में औद्योगिकरण की कमी होती है। लगान को परिभाषित कीजिए, हमारा ये प्रश्न है। लगान भूमि पर सरकार द्वारा लगाया गया कर है। यह कर फसल के 1/3 हिस्से से लेकर कुछ निश्चित राशि के रूप में ली जाती रही है। प्राचीन भारत में लगान एवं अन्य रूपों में लिए गए भू राजस्व राज्य की आय के मुख्य स्रोत थे। ब्रिटिश शासनकाल में भी यह भारत के राजस्व का मुख्य स्रोत था। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? इसकी असुविधाओं की विवेचना कीजिए। वह प्रणाली जिसमें कुछ मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। वस्तु विनिमय में 2 या 2 से ज्यादा लोग बिना पैसे के वस्तुओं का लेन देन करते हैं। अर्थात एक वस्तु दे करके दूसरे वस्तु को लेना। जैसे गेहूं कोई दे रहा है तो दूसरा वाला चावल दे रहा है, यानी लेन देन तो होती है, लेकिन वस्तु से वस्तु का, यहाँ कोई मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता है। वस्तु विनिमय में वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान होता है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष कहते हैं। वस्तु विनिमय में किसी भी ऋण का भुगतान करने में कठिनाई होती है। वस्तु विनिमय में वस्तुओं पर कर नहीं वसूला जा सकता। वस्तु विनिमय की कुछ कमियां। कुछ वस्तुओं को बांटा नहीं जा सकता। समय के साथ साथ वस्तुओं का मूल्य गिर सकता है। दूसरे लोगों को सामान उधार देना असुविधाजनक होता है। तो ये हमारे कुछ 2019 के पेपर से प्रश्न थे, जिनको हमने हल करके आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। तो दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान के साथ साथ इतिहास, भूगोल और अन्य जानकारियों को भी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के भी कुछ विषय वस्तु हम लेकर के आते रहेंगे। क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।